हेलो बच्चों। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो बच्चों सॉल्यूशन में आज के वीडियो में हम लोग तीन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। एक तो पहला व्हाट आर सॉल्यूशन यानी इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ फॉर्मूला सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे सॉल्यूशन। तो जो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। अब आपके मन में सवाल पैदा होता है कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो जैसे बच्चों हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें दो या दो कंपोनेंट को आपस में मिलाने पर जो मिक्सचर तैयार होता है उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। तो हम बोलेंगे सॉल्यूशंस आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। ये तो हुआ ना कंपोनेंट्स, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को आपस में मिला दो तो जो मिक्सचर तैयार होता है उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। और बच्चों सॉल्यूशन कैसे मिक्सचर होते हैं? दे आर होमोजीनस मिक्सचर, यानी जो दोनों फेज है या तीनों फेज हैं वो आपस में इस तरह से कंबाइंड होंगे कि आप तीनों फेज को पहचान नहीं सकते हो। दे आर होमोजीनस मिक्सचर। आपने कॉलर्ड में हेट्रोजेनस मिक्सचर पढ़े होंगे, वहां पर आप जो है दो फेज को आसानी से देख सकते हैं, लेकिन इन सॉल्यूशन में होमोजेनस मिक्सचर में आप दोनों फेज को आसानी से नहीं दे सकते। तो हम सॉल्यूशन को बच्चों ट्रू सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। अब आज बात आती है कि कौन कौन से कंपोनेंट सॉल्यूशन में होते हैं। तो देयर आर टू मेन कंपोनेंट, एक होता है बच्चों सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। इन दोनों से मिलके जो बनता है उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होंगी, एक सॉल्वेंट होगा एक सॉल्यूट होगा। अब बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सॉल्वेंट केवल एक ही होगा, सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। वन और मोर सॉल्यूट में अकर बट ओनली वन सॉल्वेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन तैयार होता है। अब बच्चों आपको जो ये चैप्टर है इसमें ऐसे सॉल्यूशन पढ़ने हैं जिसमें केवल एक ही सॉल्यूट होता है और एक ही सॉल्वेंट होता है। तो अगर बच्चों इफ वन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है। अगर बच्चों दो सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है तो उसको बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। लेकिन ये जो चैप्टर है इसमें हम केवल बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। अब वो सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन बच्चों सॉल्वेंट हमेशा इस चैप्टर में हम क्या लेंगे? लिक्विड लेंगे। अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो बाइनरी का मतलब होता है एक सॉल्यूट एंड एक सॉल्वेंट। अच्छा, कुछ और सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं भाई? एक्वस सॉल्यूशन बच्चों वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा? वाटर होगा। सॉल्वेंट हमेशा वाटर होगा। और दूसरे टाइप के सॉल्यूशन होते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन जिनमें बच्चों जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर के अलावा कुछ और होता है, जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर। दीज आर नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये बेसिक है कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, समझ में आ गई? चलो अब बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन या कितने टाइप के सॉल्यूशन हमारे पास हैं, और इस चैप्टर में हम कौन से टाइप के सॉल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हेडिंग लगाइए फटाफट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन करेंगे हम। अब देखो
सॉल्यूशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। तो जो सॉल्यूशन का जो क्लासिफिकेशन है वो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के आधार पर किया गया है, यानी दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है, उसी के आधार पर हमारा सॉल्यूशन तैयार होता है। अब बच्चों सॉल्वेंट की 3 फिजिकल स्टेट हो सकती है, वो सॉलिड हो सकता है, वो लिक्विड हो सकता है, या वो गैस हो सकता है। तो इसके आधार पर हमें 3 टाइप के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो तीनों को मैं 1 बाय 1 देख लेता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट इनके एग्जाम्पल आपको पढ़ने कि सॉलिड का एग्जाम्पल क्या हुआ है, गैस का एग्जाम्पल क्या हुआ, लिक्विड का एग्जाम्पल क्या हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है, ये तो हुआ ना। सॉल्वेंट क्या है बच्चों, सॉलिड है। ठीक है, अच्छा अब देखो सॉलिड के अंदर यानी सॉल्वेंट के अंदर गैस भी डिसॉल्व हो सकती है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तो सॉलिड सॉल्यूशन 3 टाइप के निकल के आते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं यहां पर लिखूं सॉल्यूट, यहां पर हम लिखे सॉल्वेंट और इधर मैं लिखूं कि किस टाइप का ये सॉल्यूशन बनेगा, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है कि एग्जाम्पल्स क्या होने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सॉल्वेंट तो हम लेंगे सॉलिड, तो सॉलिड एंड सॉलिड 3 क्यों लिखें, क्योंकि सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है एंड सॉलिड भी हो सकता है। तो सॉल्यूट में भी सॉलिड, सॉल्यूट में भी लिक्विड एंड सॉल्यूट में भी गैस। इसके आधार पर 3 सॉल्यूशन बनते हैं। तो ये जो टाइप बनेगा वो बनेगा सॉलिड इन सॉलिड। तो बहुत सिंपल, आप क्या लिखना है, सॉलिड इन सॉलिड टाइप सॉल्यूशन। यहां पर क्या बनेगा, लिक्विड इन सॉलिड टाइप सॉल्यूशन। यहां पर क्या बनेगा, गैस इन सॉलिड टाइप सॉल्यूशन। समझ में आया बात। ठीक है, तो एक सॉल्वेंट हम लेंगे तो सॉल्यूट अलग अलग हो सकते हैं, तो 3 टाइप के सॉल्यूशन हमने मिल गए। अब बच्चों सॉलिड और सॉलिड, इसका एग्जांपल क्या होने वाला है, एलॉयज, एलॉय, ALLOYE, एलॉय। ठीक है, अरे एलॉय ऐसे होता है, एलॉय। ठीक है, तो ये जो एलॉय होते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा मेटल को आपस में कंबाइन करने से बनते हैं, और 2 मेटल इस तरह से कंबाइंड होते हैं कि उनको आप इंडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, स्टील हो गया। ठीक है, तो वो हमारा कौन सा एग्जांपल हो, सॉलिड इन सॉलिड। उसके बाद है बच्चों लिक्विड इन सॉलिड। तो कौन सा ऐसा लिक्विड है जो सॉलिड में जाना पसंद करेगा, तो यहां पर एग्जांपल होता है अमलगम। और बच्चों अमलगम में क्या होता है, जो मरकरी होता है वो किसी मेटल के अंदर, सॉलिड मेटल के अंदर फिक्स होता है। तो हम लिख सकते हैं Hg इन सोडियम, या जिंक अमलगम, या मैग्नीशियम अमलगम। इस तरह के एग्जाम्पल किसके आते हैं, लिक्विड इन सॉलिड के। तीसरा हमारे पास है गैस इन सॉलिड। कौन सी गैस जो सॉलिड के अंदर जाना पसंद करेगी, यस, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, H2 गैस इन Pd। Pd सॉलिड है, H2 क्या है, गैस। तो समझ में बात आ गई। तो इसी तरह बच्चों हम लिक्विड सॉल्यूशन और गैसेस सॉल्यूशन की भी बात करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस होगा बस, एग्जाम्पल समझ में आ गया। चलो, तो नेक्स्ट अब हमारे पास है दूसरे टाइप के सॉल्यूशन, टाइप बी, लिक्विड सॉल्यूशन, है ना। लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा ऑब्वियसली। ठीक है, सॉल्यूट सेम रहने वाले हैं, हम केवल सॉल्वेंट को लिक्विड कर देंगे यहां पर। ठीक है, लिक्विड, यहां पर भी क्या हो जाएगा, टाइप लिक्विड, है ना, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। एग्जाम्पल बस अलग हो जाएंगे, है ना। देखो, तो सबसे पहले सॉलिड को लिक्विड में, चीनी को पानी में, NaCl को पानी में, बहुत सारे। तो यहां पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो दूसरे लिक्विड में मिला तो जो आसानी से मिक्स हो जाए, तो हम यहां लिख सकते हैं
एल्कोहल इन वाटर, वाटर लिक्विड है, एल्कोहल भी लिक्विड है। उसके बाद है गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो कौन सी गैस लिक्विड में जाना पसंद करेगी भाई? O2 इन वाटर, है ना। वाटर में क्या होता है, O2 जो है डिसॉल्व होती है, तो गैस इन लिक्विड। दूसरा कार्बोनेटेड ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक, बहुत सारी सॉफ्ट ड्रिंक है जिसमें CO2 डिसॉल्व होती है, तो वो भी गैस इन लिक्विड टाइप का। तो बच्चों जो हमारा ये चैप्टर है इसमें हम इन दो सॉल्यूशन पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, लिक्विड इन सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड। इन दोनों पर हमारा ज्यादा जोर रहेगा, मोस्टली लिक्विड इन लिक्विड सॉल्वेंट सॉल्यूशन की ज्यादा बात करेंगे। समझ में आया? नोट करो फटाफट। तीसरा हमारे पास है गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट क्या होगा इस समय? ऑब्वियसली गैस होने वाला है, ठीक है। सॉल्यूट तो तीनों के तीनों होंगे, यहां पर जो सॉल्वेंट हम लेंगे वो गैस लेंगे, तो तीनों गैस आ गए। यहां पर क्या चेंज करेंगे? गैस चेंज कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग अलग हो जाएंगे। अब देखो सॉलिड को गैस में, ठीक है, तो सॉलिड गैस में कौन सा ऐसा सॉलिड है जो कि गैस में जाना पसंद करेगा? तो यहां पर बच्चों आता है कैम्फर। कैम्फर एक सॉलिड है जो कि N2 गैस में डिसॉल्व रहता है, तो ये एग्जांपल हो गया। उसके बाद है लिक्विड इन गैस, कौन सा ऐसा लिक्विड है जो कि गैस में जाना पसंद करेगा? ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, एयर क्या है? गैस है, और ह्यूमिडिटी क्या है? वाटर वेपर है। तो वाटर वेपर जो है लिक्विड की फॉर्म में, सॉरी वाटर जो है वेपर की फॉर्म में एयर में सस्पेंडेड रहता है, तो ये किस टाइप का सॉल्यूशन हुआ? लिक्विड इन गैस। और गैस इन गैस एयर, ठीक है। जो हमारी हवा है वो गैस इन गैस टाइप का सॉल्यूशन है, कई सारी गैस आपस में मिक्स होकर एक टाइप का सॉल्यूशन बना रही है, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, और किसके बेसिस पे हमने किया? सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या होती है, और हम मोस्टली लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे इस चैप्टर में। तो समझ में आई बात? ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया। अब तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो है कि किसी सॉल्यूशन में कितनी अमाउंट सॉल्यूट है, किस अमाउंट सॉल्वेंट में, यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को अब हम यहां पर पता करने वाले हैं। तो उसके लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको याद करना जरूरी है, नोट करना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे बहुत सारे कैलकुलेशन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैसे बेसिक केमिस्ट्री में भी आपने पढ़े होंगे, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो जो तीसरा टॉपिक हमारे पास है वो है एक्सप्रेसिंग concentration ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, कि भाई सॉल्यूशन में किस कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्यूट है और किस कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्वेंट है, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं द नोन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, ये तो हुआ ना, डिसॉल्व इन नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कितनी मात्रा सॉल्यूट की किस अमाउंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। तो ये हमारे पास हुआ कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का फॉर्मूला, ठीक है। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं कि 5 ग्राम NaCl कितने 100 ml वाटर में डिसॉल्व है, ये हुआ। तो हमने यहां पे देखो सॉल्यूट को वेट कर लिया है और सॉल्वेंट का भी हमने वॉल्यूम ले लिया है। तो अब हमें यह पता करना है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो उसके बेसिस पे बहुत सारे फॉर्मूले निकल के आते हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास है परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब होता है बच्चों कि 100 में कितनी अमाउंट सॉल्यूट या कितना अमाउंट सॉल्वेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्ट ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट इन 100 पार्ट, ये तो हुआ ना परसेंटेज, ठीक है। तो अब देखो
अच्छा, सल्यूट एंड सॉल्वेंट को हम कई बार कंपोनेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चों मोस्टली मैं कंसंट्रेट करूंगा सल्यूट पर, क्योंकि एक्चुअली हम क्या करेंगे, उस सॉल्वेंट में सल्यूट को ही डालेंगे, तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इतनी मायने नहीं रखती है जितनी कि सल्यूट की रखती है, कि सल्यूट कितना है, कितना परसेंटेज सल्यूट हम किसी सॉल्वेंट में डालने वाले, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। तो इसमें 3 फॉर्मूले हम निकल के आते हैं। नंबर वन आता है वेट बाय वेट परसेंटेज। अच्छा, वेट बाय वेट का मतलब होता है बच्चों, देखो ये जो W मैंने लिखा है ये किसका वेट है, सल्यूट का वेट है, और ये जो नीचे W लिखा है ये किसका वेट है, टोटल सॉल्यूशन का वेट है, ठीक है। यहां पर दोनों वेट है, इसका मतलब अगर मैं 5 ग्राम NaCl को 100 ml वाटर में डिसॉल्व करूं तो यहां पर मुझे वाटर का वॉल्यूम दिया है, लेकिन मुझे इस समय वाटर का क्या चाहिए, वेट चाहिए। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, मान लिया जाए यहां पर वाटर का वेट है 95 ग्राम, ठीक है, और चलो ml को भी मैं सरल करने के लिए 95 लिख देता हूं। तो 5 ग्राम NaCl 95 ग्राम वाटर में डिसॉल्व है, तो उसका वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होगा। तो अगर मैं वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सल्यूट की बात करूं, केवल मैं सल्यूट की बात करता हूं, ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, देखो वेट ऑफ सल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, सिंपल सी बात है। अब आप निकालो 5, देखो 5 बाई 95 प्लस 5 इक्वल टू 5 बाई 100 इंटू 100 यानी 5%। तो यहाँ पर 5% है तो 100 में से 5 ही तो है, समझ में आई बात। तो सिंपल सी बात है, ऐसा करना है ना, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस फॉर्मूला याद रखने हैं। दूसरा हमारे पास है बच्चों बी, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब है ये जो वॉल्यूम है ये सल्यूट का वॉल्यूम है, और ये जो वॉल्यूम है ये किसका वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो यहां पर हम लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं आपको बोलूं 10 ml ऑफ एल्कोहल किसमें डिसॉल्व है, 90 ml ऑफ वाटर में, तो अब हम इसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं, चाहे अल्कोहल का हो चाहे वाटर का हो। तो अल्कोहल इस समय सॉल्यूट है और वाटर इस समय क्या है, सॉल्वेंट है। तो अगर मैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल की बात करूं तो सीधी सी बात है क्या होने वाला है, देखो वॉल्यूम ऑफ सल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉल्यूशन, ठीक है, इन ml, ये तो हुआ। और परसेंटेज है तो 100 लगाना मत भूलिए, तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो कितना आने वाला है, ठीक है, 10% आने वाला है, उसका कितना आएगा, 90% आएगा, समझ में बात आ गई, ठीक। तीसरा बच्चों हमारे पास है जो परसेंटेज में आता है वो आता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये जो वेट दे रखा है ये सल्यूट का वेट है, और ये जो वॉल्यूम दे रखा है वो किसका है, सॉल्यूशन का। यानी अगर आप 5 ग्राम NaCl को 95 ml वाटर में डिसॉल्व करोगे तो इसका वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना होगा। तो वेट हमेशा किसका है, सल्यूट का, वॉल्यूम कितना किसका है, सॉल्यूशन का, ठीक है बच्चों। तो यहां पर फॉर्मूला निकल के आता है ऑफ सल्यूट इक्वल टू वेट ऑफ सल्यूट, कितना है 5 ग्राम है, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, बस। तो ये बच्चों 3 फॉर्मूले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करने हैं, और इसके बेसिस पे बहुत सारी कैलकुलेशन हम करने वाले हैं, ठीक है, समझ में आई बात। चलो नोट ही करने आपने पढ़े तो होंगे वैसे भी, है ना। तो ये परसेंटेज का कमाल हो गया, ठीक है। अब बच्चों एक चीज यहां पर आती है जिसको हम बोलेंगे पार्ट पर मिलियन। एनसीईआरटी की बुक में जितने भी सारे फॉर्मूले मैं आपको लिखा देता हूं ना। दूसरा आता है पार्ट पर मिलियन, और इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं PPM। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ पार्ट किसी सल्यूट के कितने हैं टोटल
पार्ट में इन 1 मिलियन में कितने हैं ये तो हुआ ना, ठीक है। तो पार्ट पर मिलियन इक्वल टू आता है, देखो, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सल्यूट, मैं सल्यूट लिख रहा हूं, कंपोनेंट भी हो सकता है, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल सल्यूट, ऑल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, और इसको हम मिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जो भी वैल्यू निकल के आ गया वो पीपीएम में आएगी। पीपीएम तभी हम यूज करते हैं जब किसी सॉल्यूट की बहुत ट्रेस अमाउंट हो किसी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, जैसे पोल्यूशन के केस में हम करते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। अब बच्चों इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट निकल के आता है मोलैरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोलैरिटी, और मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मोलैरिटी का मतलब होता है, देखो, द नंबर ऑफ मोल्स, अब हम किसी सब्सटेंस के मोल्स लेंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो अब हम बच्चों जो सॉल्यूट हमारे पास है उसके मोल को अगर हम 1 लीटर में डिसॉल्व कर दें तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो उसकी मोलरिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर आ गया m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेंट इन लीटर। बस सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? जितना भी उसका वेट दे रखा है उसको मॉलिक्यूलर वेट से मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। सपोज अगर आपको, चलो ये तो हो जाएगा, है ना। अच्छा, मैं इसमें एक और मॉडिफिकेशन करता हूं। अगर आपको बोला जाए बच्चों कि W ग्राम ऑफ सल्यूट, यानी सल्यूट के कुछ ग्राम दे रखे हैं, डिसॉल्व इन VmL सॉल्वेंट, है ना। VmL सॉल्वेंट 5 ग्राम अगर 200 ml में डिसॉल्व है तो अब उसकी मोलरिटी कितनी होगी? तो यहां पर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला क्या लिखना है, मोलरिटी इक्वल टू W बाय मॉलिक्यूलर वेट उस सब्सटेंस का, ठीक है, इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml, बस, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक इक्वेशन दूं कि 5 ग्राम NaOH डिसॉल्व है कितने में, 200 ml वाटर में, तो इसकी मोलरिटी क्या होगी? तो W कितना है 5, ये वॉल्यूम कितना है 200 ml, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है NaOH का 40, और 1000 दे रखा है, आराम से उसकी मोलरिटी निकल जाएगी। तो कुछ ज़्यादा करना नहीं है, ठीक है, साफ सीधी बात, समझ में आई बात। तो तीसरा अब हमारे पास है, देखो, नॉर्मैलिटी, है ना। तो नॉर्मैलिटी और मोलरिटी में ज़्यादा फर्क है नहीं, केवल एक चीज़ का फर्क है। देखो कौन सा निकल गया भाई, 4 हो गया, चलो 5, नॉर्मैलिटी, और नॉर्मैलिटी के बच्चों हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब नॉर्मैलिटी और मोलरिटी के देखो डेफिनेशन क्या हुई। तो नॉर्मैलिटी की जो डेफिनेशन आती है वो आती है नंबर ऑफ, वहां पर मोल्स था, मोलरिटी यहां पर इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, बात खत्म। तो नंबर ऑफ मोल की जगह क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट, बात खत्म। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो जहां पर नॉर्मैलिटी आएगा वहां पर इक्विवेलेंट वेट को आप 1 लीटर में डिसॉल्व करोगे, और जहां पर मोलरिटी आएगा वहां पर आप नंबर ऑफ मोल्स को 1 लीटर में डिसॉल्व करोगे, बात खत्म, ठीक है। और यहां पर अगर सेम फॉर्मूला मैं करूं कि W ग्राम VmL में होगा, तो यहां पर यही फॉर्मूला है, केवल मॉलिक्यूलर वेट की जगह क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट।
इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, बात खत्म। तो बस इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट का ही डिफरेंस है नॉर्मेलिटी में और मोलैरिटी में, बाकी सब कुछ सेम है। समझ में बात आ गई? चलो ठीक है। अच्छा N1 V1 तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना, वो बताने की जरूरत तो नहीं है। तो नॉर्मेलिटी हो गया, मोलैरिटी हो गया। अच्छा अब इसमें आता है एक मोलैलिटी। मोलैलिटी है ना, कंफ्यूज मत ना, मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम बच्चों स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। मोलैलिटी में केवल एक चेंज होता है कि नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्वेंट क्या लेंगे इसमें, वॉल्यूम नहीं लेंगे इस समय, सॉल्वेंट का हम वेट लेंगे, और कितना लेंगे, 1 kg, ठीक है। तो मोलैलिटी की डेफिनेशन आएंगी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg। इस समय 1 kg आएगा ना सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का इस समय वॉल्यूम ने लेके हमने क्या लिया, उसका वेट ले लिया, और कितना है, 1 kg। तो m इक्वल टू क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, बाय वेट। इस समय वेट लेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये हो गया बच्चों मोलैलिटी, ठीक है। अब वही इक्वेशन थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं। अगर W ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है, किसमें, W ग्राम सॉल्वेंट में, इस समय दोनों ग्राम में होंगे, तो उसकी मोलैलिटी कैसे होगी, देखो है ना, m इक्वल टू वही कहानी, नंबर ऑफ नहीं आएगा भाई, W वेट उस सब्सटेंस का बाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, उस सब्सटेंस का, इनटू 1000 बाई, अब जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम, जो सॉल्वेंट है उसको हम क्या लेंगे, केजी में लेंगे, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगी, बात खत्म। अगर यहां पर मोलैरिटी होगा तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होता, मोलैरिटी है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, बाकी सारे इक्वेशन सेम टू सेम है ना। चलो समझ में आई, इतना हो गया। अब एक और चीज आती है बच्चों, मोल फ्रैक्शन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है ना। मोल फ्रैक्शन, अच्छा मोल फ्रैक्शन का पहले मैं आपको एक बता दूं। मान लीजिए हमारे पास एक लिक्विड है A, और दूसरी साइड दूसरा लिक्विड है B। अच्छा B यहां पे लिख देते हैं B। तो इस लिक्विड के अंदर जो है किसके मोल होंगे, A के मोल होंगे, और इस लिक्विड के अंदर किसके मोल होंगे, B के मोल होंगे। अब यहां आओ, जो मोल फ्रैक्शन है बच्चों उसको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मुझे A के मोल दिखाने हुए तो XA, और अगर मुझे B के मोल दिखाने हुए तो XB। तो इसके अंदर केवल B के मोल, इसके अंदर केवल A के मोल। अब इन दोनों को आप मिक्स कर दो, है ना। तो आपने दोनों को मिक्स करके सोल्यूशन बना दिया। तो अब ये जो सोल्यूशन है वो A प्लस B का है, ठीक है। तो बच्चों अब इसके अंदर A के मोल भी हैं और इसके अंदर अब B के मोल भी हैं। तो अगर मैं ये बोलूं कि A का मोल फ्रैक्शन कितना है, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि बच्चों अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर दो सॉल्यूट है या सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं, तो उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा वो आता है कि टोटल मोल में से उसके इंडिविजुअल मोल कितने हैं, ठीक। तो द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन का मतलब हुआ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ moles of a component from total mole। तो टोटल मोल में उस इंडिविजुअल कंपोनेंट के कितने मोल हैं, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए मुझे XA के मोल पता करने हैं, XA का मोल फ्रैक्शन पता करना है। तो XA इक्वल टू नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ ए बाई टोटल मोल, ये तो हुआ ना। अच्छा, इसको मैं ऐसे ले सकता हूं, नंबर ऑफ मोल ऑफ एक्स ए, ए के कितने हैं, एक्स ए, ठीक है, और टोटल मोल कितने हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी। अच्छा, जनरली बच्चों मोल को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एन। तो यहां पर एक्स ए ना लिख के मैं लिखूंगा एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। तो एक्स से तो मोल फ्रैक्शन हुआ, नहीं ये गलत है ना, एक्स से तो मोल फ्रैक्शन हुआ, ये मैंने यहाँ पर लिखना है, चलो यहाँ पर ठीक कर लेता हूँ मैं। ए के कितने मोल हैं, एन, और बी के कितने मोल हैं, एन, ठीक है। यहाँ पर इसके कितने मोल हैं, एन ए, यहाँ पर इसके कितने मोल हैं, एन बी, ठीक है, समझाने के लिए बस, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, यानी टोटल मोल, ए के मोल में से हमने टोटल मोल को डिवाइड कर लिया, ठीक है। उसी तरह बी का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, बी के मोल बाय टोटल मोल, एन ए प्लस एन बी, ठीक, बात खत्म। दिस इज मोल फ्रैक्शन। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जितने भी मोल फ्रैक्शन होंगे उन सबका जो सम होगा वो हमेशा एक होता है। द सम ऑफ टोटल मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, यानी यूनिट होता है हमेशा। तो चाहे हम एक्स ए प्लस एक्स बी या सो ऑन, हमेशा कितना आएगा बच्चों, एक आएगा, ध्यान रखना। टोटल मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, एक आएगा, ठीक है। अच्छा देखो, एक मैं यहाँ पर आपको इक्वेशन भी एक एग्जांपल करके बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास इथेनॉल है और इथेनॉल के हैं 10 मोल, ठीक है, और इथेनॉल किस में है, वाटर में डिसॉल्व है, और वाटर के हैं 90 मोल, ठीक है। अब आपको ये मालूम करना है कि इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कितना है। तो इथेनॉल को मैं x से लिख लेता हूं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10/90 प्लस 10, टोटल मोल हो गया। तो कितना हो गया भाई, 10/100 0.1 है ना, ये तो हुआ। तो इसके कितने मोल हैं, 0.1 मोल, ठीक है। और अगर मुझे वाटर का मोल फ्रैक्शन मालूम करना है तो 90/100, तो इसके कितने मोल है, 0.9। इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो टोटल मोल कितने हो गए हमारे पास, 1 हो गए, ठीक है। तो बात खत्म हो गई। इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन का पता करते हैं, समझ में बात। तो ये था बच्चों मोल फ्रैक्शन, है ना। अच्छा, अब एक और चीज निकल के आती है। एक बार नीट में ऐसा क्वेश्चन आया था कि जितने भी अपनी हमने फॉर्मूले देखे हैं उनमें से कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं और कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं ये बोलूं कि ऐसी कौन सा फॉर्मूला है जो टेम्परेचर से चेंज होता है, या ऐसी कौन सी यूनिट है जो टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती है या घटती है या चेंज होती है, ठीक है। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जिसमें वॉल्यूम आता है, टेम्परेचर अफेक्ट वॉल्यूम, ठीक। तो जिस फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है वहां जो है टेम्परेचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि टेम्परेचर के चेंज होने से वॉल्यूम भी चेंज होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी यूनिट टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है और कौन कौन सी यूनिट टेम्परेचर के डिपेंडेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है बच्चों मोलैरिटी। मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि मोलैरिटी में हम क्या करते हैं, वॉल्यूम यूज करते हैं, इसलिए जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और बाकी यूनिट जैसे ppm, ठीक है, मास परसेंटेज, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, दे ऑल आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। समझ में आई बात। तो टेम्परेचर यहां पर कोई रोल प्ले नहीं करता, जबकि मोलैरिटी को टेम्परेचर क्या करता है, चेंज करता है। तो मोलैरिटी चेंज होगी क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है आपको, है ना, ppm, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी।
ठीक है बच्चों। अच्छा, एक लास्ट और चीज कर लेते हैं। इतना समझ में आ गया है ना? अच्छा, यहां पर है नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी इक्वेशन। तो कुछ आपको पता होगा, थोड़ा मैं रिवीजन करा लेता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक लिक्विड है, एक कोई लिक्विड आपने लिया है और इस लिक्विड की नॉर्मेलिटी N1 है और इसका वॉल्यूम V1 है और आपने इसको डाइल्यूट किया। डाइल्यूट मतलब जो सॉल्वेंट नीचे था वही सॉल्वेंट आपने ऊपर से डाल दिया। तो अब जो नया सॉल्यूशन निकल के आएगा उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा V2 और उसकी नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी N2। ठीक है, तो बच्चों दो ऐसे कंपोनेंट या ऐसे सॉल्यूशन जो रिएक्टिंग करते हैं एक दूसरे से, उनके लिए इक्वेशन आएगी N1V1 इक्वल टू N2V2। तो पहला सॉल्यूशन ये रहा जिसकी नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम आपको मालूम है। नेक्स्ट आपने पानी मिलाया, वॉल्यूम बढ़ गया लेकिन नॉर्मेलिटी मालूम नहीं है, तो आसानी से आप इसकी नॉर्मेलिटी को पता कर N1V1 इनको N2V2 V2 से पता कर सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी आराम से पता लगे। सेम कंडीशन अगर जो है मैं नॉर्मेलिटी की जगह मोलरिटी लिखूं तो यहां पर आएगा M1V1 इक्वल टू M2V2। ठीक है, तो जो नया सोल्यूशन आपको मिला है उसकी मोलरिटी कैसे पता होगी? M1V1 बाई क्या होगा V2। ठीक है, अच्छा M1V1 को हम कैसे ले सकते हैं? देखो M1V1 बाई N1 इक्वल टू M2V2 बाई N2। M1 उस सब्सटेंस का वेट है और N1 उसकी क्या है? मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, इस तरह से समझ में बात आ गई। चलो, अच्छा कभी कभी दो ऐसे लिक्विड हैं जो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए एक लिक्विड A है, ठीक है, उसकी नॉर्मेलिटी इतनी है और दूसरा लिक्विड क्या है? B है, उसकी नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम इतना है। दोनों को आप मिक्स करो लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ नॉन रिएक्टिंग है। तो अब जो तीसरा लिक्विड बनेगा उसकी नॉर्मेलिटी कैसे मालूम करेंगे? देखो, तो यहां पर आएगा N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू V3। ठीक है, V3 यानी V1 प्लस V2 और ये हो जाएगा N3। तो दो नॉन रिएक्टिंग लिक्विड को मिलाने से हमें जो तीसरा लिक्विड मिलेगा उन दोनों का वॉल्यूम तो दोनों के वॉल्यूम को प्लस करने से मिल जाएगा, लेकिन उसकी नॉर्मेलिटी हम कैसे निकालेंगे? देखो, तो N3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? N1V1 प्लस N2V2 बाई V1 प्लस V2। इससे निकाल देंगे N3 की नॉर्मेलिटी, है ना? समझ में बात आ गई। चलो, तो ये सारी इक्वेशन हम ये जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जो चीज समझ में नहीं है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जो इसके कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको कैलकुलेशन समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।